हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। हम ये जो सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने इस सिलेबस के पहले पार्ट के अंदर, एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर के अंदर जो हमारा पहला पार्ट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसके अंदर हम कुछ टर्म्स को देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर तक अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बिलीव्स और वैल्यूज़ को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नॉर्म्स के बारे में। नॉर्म्स के बारे में अक्सर मैं आपको फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में कहीं पर भी, इवन इनफैक्ट जब से हमने एथिक्स स्टार्ट करा है, कम से कम 100 बार मैंने आपको बताया हुआ है नॉर्म्स के बारे में। और मैंने इसकी डेफिनेशन को बार बार एम्फसाइज कर करके आपको लिखवाया हुआ है, काफ़ी बार मैंने इसको बताया हुआ है। तो एक बारी हम इसको रिपीट करते हैं ज़रा। नॉर्म्स की डेफिनेशन क्या बन सकती है, क्या होती है? नॉर्म्स जो होते हैं, नॉर्म्स आर रिटन या फिर अनरिटन रूल्स which every member of a society is expected to follow। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ना, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट की टर्म्स देखने को मिलेंगे। वो क्या है? नॉर्म्स ज़रूरी नहीं है कि लिखे हुए हों, कभी कभार इशारों के आधार पर भी या फिर समाज में जो रीति रिवाज और परंपरा चली हुई आ रही होती है वो कहीं लिखी तो नहीं होती है, ना ही किसी दीवार पर, ना ही किसी किताब पर, ना ही किसी कानूनी व्यवस्था के अंदर। तो नॉर्म्स ज़रूरी नहीं है कि रिटन हो, वो अनरिटन भी हो सकते हैं। वो काफ़ी बार मान्यताओं के ऊपर भी, बिलीव्स के ऊपर भी बेस्ड होते हैं, और ऐसी बिलीव्स जिसको उस पर्टिकुलर सोसाइटी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं बड़े टाइम से, जनरेशन बाय जनरेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लेना कि नॉर्म्स लिखे हुए हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, और कोई भी नॉर्म नहीं लिखा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये ऐसे रूल्स हैं जो कि हो सकता है रिटन हो या फिर अनरिटन हो। लेकिन अगर किसी सोसाइटी के अंदर जब भी बात आती है नॉर्म्स की, तो ये एक ऐसे रूल्स हैं, लिखे हो ना लिखे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर सोसाइटी के हर एक मेंबर से वो फॉलो करवाए जाएंगे, ऐसी सोसाइटी की अपेक्षा होती है। दिस वर्ड इज़ वेरी क्रूशियल हेयर कि एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो नॉर्म्स। यानी कि सोसाइटी की जो उम्मीदें हैं ना अपने मेंबर से, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं नॉर्म्स के अंदर। और आप एक चीज़ देखो, आप एक सोलो इंडिविजुअल हो, मान लो, एक नॉर्मल सी बात करते हैं, 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से नॉर्म्स के टॉपिक को निकाल दो। आप किसी भी एक पर्सन से, हो सकता है कि वो आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर जिससे आप शादी करना चाहते हो, या आपका कुछ प्रोफेशनल काम हो सामने वाले पर्सन से, अगर आप किसी के साथ लगाव लगाने के बाद, दिल लगी करने के बाद, सामने वाले पर्सन से कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे बैठे हुए हो, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और उस एक्सपेक्टेशंस को सामने वाला पर्सन आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरता या फिर आपकी उम्मीदों को तोड़ देता है, आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स जो हैं वो जागरूक होती हैं? सबसे पहले तो यू फील एंग्री। हो सकता है आप फील करो डिप्रेस्ड। आपका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाए इस पर्सन की वजह से बाकी लोगों के ऊपर। एंड अल्टीमेटली आफ्टर दिस इवेंट, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल ऑलवेज रिमेन कॉशियस। आप थोड़े से सतर्क रहोगे अगली बार किसी से भी उम्मीदें लगाने से पहले। जब एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन टूटती है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि इंडिविजुअल जो है वो कितना कुछ झेल रहा है यहाँ पर, एंगर, डिप्रेशन, ट्रस्ट लूज करना, सतर्क रहना, कॉशियस रहना।
तो सोचो ज़रा, सोसाइटी की ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करती होंगी। सो एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन जब टूटी तो इंडिविजुअल के अंदर कितने प्रकार के इमोशंस जो है वो जागरूक हुए। पूरी की पूरी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को अगर आप तोड़ोगे तो सोचो ज़रा उस इंडिविजुअल के साथ क्या होगा। और ये सभी बातें आज के लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नॉर्म्स के साथ एक्सपेक्टेशंस है, ये याद रखना। वो अलग बात है कि दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि दीज आर रिटन या फिर अनरिटन रूल्स जो कि हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी से एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन, मेल हो फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, बुजुर्ग महिला हो बुजुर्ग आदमी हो, हर कोई उसको फॉलो करेगा या करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो कि यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी हुई है हमारे सामने। नॉर्म्स जो हैं दीज आर जर्नली एक्सेप्टेड सोशल प्रैक्टिसेस, यानी कि ये जो है कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ये सोसाइटी में हो सकता है कि कहीं पर पेन डाउन भी ना करी गई हो, रिटन भी ना हो, लेकिन दीज आर जर्नली एक्सेप्टेड कुछ ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस जो कि इंसानों के बर्ताव को, जो इंसान एक पर्टिकुलर समाज का पार्ट है उनके बर्ताव को गाइड करने का काम करती हैं ये नॉर्म्स। गाइड कैसे? पर्सन को ये पता लगता है कि उसका बिहेवियर जो है या सामने वाले पर्सन का जो बिहेवियर है वो गुड है या बैड है। वो पर्टिकुलर बिहेवियर चाहे आपका हो चाहे सामने वाले का हो, आपको ये पता लग जाता है नॉर्म्स के माध्यम से कि वो एक एक्सपेक्टेड लाइंस पर है या फिर वो एक अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जो बिहेवियर दिखाया गया आपके द्वारा या सामने वाले के द्वारा, आप जैसा बिहेवियर दिखाओगे तो सोसाइटी का रिएक्शन आपके लिए वैसा आएगा। जैसा सोसाइटी में रहने वाला कोई और व्यक्ति बिहेवियर दिखाएगा तो आपका और सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स का उस व्यक्ति के प्रति एक रिएक्शन निकलेगा उसके बिहेवियर को लेकर। तो नॉर्म्स जर्नली एक्सेप्टेड सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि गाइड करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को। अब ये सोशल प्रैक्टिसेस, सवाल ये उठता है कि डेवलप कैसे हुई। ये धीरे धीरे करके समाज में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जो मेंबर्स रह रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन ये सारी सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग फॉलो करते जाते हैं और उसको जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाते चलते हैं। तो वो सोशल प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो जाती हैं। कोई पर्सन ये नहीं कह सकता एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर रहने वाला कि हमने इस नॉर्म का वॉयलेशन करा है, हमें पता नहीं था कि ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी का नॉर्म है। क्योंकि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, वो सोशल प्रैक्टिसेस चलती हैं जिसके अकॉर्डिंग इंसान के बर्ताव के ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करी जाती है। और अगर वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पर खरा ना उतरे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का व्यवहार, स्वभाव, उसका रवैया, उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर, तो उसके साथ कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं जो कि सोसाइटी के मेंबर्स उस पर थोपने की कोशिश करेंगे, लाइक सोशल बॉयकॉट। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सोसाइटीज़ के अंदर जनरली जो एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हर एक सोसाइटी के अंदर लोग इस नॉर्म का पालन करते ही करते हैं, वो एक बहुत नॉर्मल सी बात हो सकती है। जैसे अगर आपकी कोई मदद करता है तो उसको ये कहना थैंक यू। तो थैंक यू आपका एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका बन जाता है अगर किसी ने आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया होता है, तो आपकी मदद करी होती है तो। और ये हर एक सोसाइटी के अंदर सारे लोग इस चीज़ को सम्मान देते ही देते हैं, मानते ही हैं, फॉलो करते ही हैं। ये एक प्रकार से थैंक यू बोलना, अगर आपकी मदद करी किसी ने, छोटी मदद करी चाहे बड़ी मदद करी, चाहे पैसों की मदद करी या फिर किसी और दिशा में मदद करी, आपका काम हो गया है तो एक थैंक यू बोलना
या गलती हो जाने पर सॉरी बोलना, ये एक सोसाइटी का एक्सपेक्टेड नॉर्म है। अब आप देखो, नॉर्म को अगर हल्का सा कोई ना माने और एक्सपेक्टेशन को तोड़ दे तो सोसाइटी के इमोशंस देखो कितनी जल्दी जागरूक हो जाते हैं, और सोसाइटी के ईगो को ठेस कैसे पहुंचती है सोसाइटी के मेंबर्स को। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक मदर है, वो अपने छोटे से बेटे या बेटी को लेकर शाम को पार्क में घूमने निकली हुई है। कोई एक पर्सन आता है उस मदर के पास, पूछता है ये आपका बेटा है, ये तो बड़ा प्यारा है। फिर उस बच्चे से बात करने लग जाते हैं वो अंकल। ये सिर्फ मैं आपको एक फिक्टिशियस स्टोरी बना रहा हूँ ताकि आप इमेजिन कर सको इसको। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर नॉर्म का पालन करना हमें कैसे सिखाया जाता है, ये नॉर्म को अगर आप तोड़ो तो जो बॉयकॉट है, जो पनिशमेंट है, वो बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी होते हुए कितनी गंभीर हो सकती है। मम्मी बेटे को लेकर निकली शाम को पार्क में, एक अंकल आए। पहले मदर से बोला आपका बेटा बड़ा प्यारा है। फिर छोटे बच्चे से पूछ रहे हैं बेटा क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप। और इस अंकल ने उस बच्चे को एक टॉफ़ी दे दी या एक चॉकलेट दे दी। बच्चा हाथ में टॉफ़ी चॉकलेट लेने के बाद बड़ा खुश है और बच्चा आगे चल पड़ा। मम्मी बच्चे को रोकती है, कहती है बैड मैनर्स, से थैंक यू टू अंकल, थैंक यू बोलो अंकल को। तो ये जो चीज़ एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सिखा रही है, थैंक यू बोलना। अब वो बच्चा छोटा है, बड़ा होता तो उसको थोड़ा सा रूड टोन में डांट पड़ती, तमीज़ नहीं है तुम्हें, थैंक यू नहीं बोलना होता है। लेकिन अभी जो बच्चा अपनी एज के अनुसार जो समझ सकता है माँ की बोली, तो मम्मी इतनी बोलेगी इधर आओ, थैंक यू बोलो, अंकल को थैंक यू बोलो, टॉफ़ी लिए ना आपने, अंकल ने टॉफ़ी दी है ना आपको। ये चीज़ हम बचपन से इतने बार सुन लेते हैं कि हमें पता लग जाता है जब हमारी कोई मदद करता है, हमें कोई कुछ देता है, तो हमें थैंक यू बोलना होता है। सिमिलरली आप कोई सा भी एग्जांपल ऐसा इमेजिन कर सकते हो जहाँ पर हमें सॉरी बुलवाना सिखाया जाता है कि कोई भी अगर ऐसी बात हो गई तो सॉरी बोलना है। आपने छोटा सा किसी का एक बच्चा है, आपने किसी के बॉल मार दी अंकल के, या किसी की बालकनी में बॉल चली गई। अब बिल्कुल छोटा सा वो बच्चा है, उस पर गुस्सा भी नहीं करा जा सकता है। वो अभी जस्ट पार्क में खेलने आता है, चलना सीख रहा है, ठीक है, बैट बॉल उठाना सीख रहा है। ऐसे बच्चे पे कोई क्या ही गुस्सा करेगा, ऐसे बच्चे सबको क्यूट लगते हैं। लेकिन फिर भी कुछ गलती हो जाती है तो हमें हमारे बड़े बुजुर्ग या पार्क में हमें जो भी लेकर गया वो यही समझाते हैं, कुछ गलत चीज़ें अगर हमसे हो गई हैं, से सॉरी, सॉरी बोलो। तो ये जो सॉरी और थैंक यू जो हमें बोलना सिखाया जाता है, तो बच्चा समझने लग जाता है कि कौन से बिहेवियर पर हमें थैंक यू बोलना है, कौन से बिहेवियर पर हमें सॉरी बोलना है। इसलिए इनको सोशल प्रैक्टिसेस कहा जाता है, और इसलिए एक्सेप्टेबल सोशल प्रैक्टिसेस है अलग अलग समाज के अनुसार। जैसे एक मैं आपको बड़ी फनी चीज़ बताता हूँ। भारत के अंदर क्या है, ये रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। भारत के अंदर क्या है, मान लो कि आप रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन का वेट कर रहे हो दोस्तों। आप मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो या फिर रेलवे स्टेशन पर नॉर्मली खड़े हो, बस स्टैंड पर खड़े हुए हो, आप वेट कर रहे हो अपनी व्हीकल का, अपनी ट्रेन का, और आप लेफ़्ट राइट देखने लग जाते हो और आप किसी भैया की तरफ, किसी दीदी की तरफ, किसी आंटी की तरफ लगातार देखे जा रहे हो। वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, मकसद आपका उनको ताड़ना नहीं है, बस आप बेसिकली वेट कर रहे हो। तो आप इधर उधर, आप आंखें बंद करके तो खड़े नहीं रहोगे, तो आप देखे जा रहे हो। इंडिया के अंदर अगर आप ज़्यादा देर तक किसी को घूरते रहो ना, तो सामने वाला पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाता है और हो सकता है वो आप पे चीखने भी लगे, हाँ भाई क्या देख रहा है, निकालूं तेरी आंखें, खेलूं उससे गोटियां। इंडिया के अंदर ये चीज़ चलती है क्योंकि इंडिया के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अगर कोई हमारी तरफ बहुत ज़्यादा देर देख रहा है, तो लड़कियों की तरफ अगर कोई देख रहा है कोई लड़का, तो वो छिचोरा है ना। लड़की अगर किसी लड़के की तरफ देख रही है तो थोड़ा सा लड़का सतर्क है कि भाई मैंने पता नहीं क्या
कर दिया, या फिर मेरे कपड़े तो सही है ना, शर्ट के बटन तो नहीं खुले हुए हैं ना, या फिर कोई चीज़ लगी तो नहीं है ना मेरे ऊपर। तो हम बड़े कॉशियस हो जाते हैं। वहीं पर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाओ ना, और एशियन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप जापान की बात कर लो, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक किसी की तरफ देखने लग जाते हो ना, तो वो स्माइलिंग फेस के साथ आपको कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये वहाँ का कल्चर है, ये वहाँ के नॉर्म्स हैं। आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक किसी को ताड़ो तो कोई आकर आपको थप्पड़ मार देगा, लड़ने लग जाएगा, हाँ भाई क्या देख रहा है, या फिर सामने वाला पर्सन नज़रें फेर लेगा, या फिर अपने आप के ऊपर डाउट पैदा करने लगेगा, यार मेरी पैंट की जिप तो नहीं खुली है, मेरे शर्ट के बटन तो नहीं खुले, कुछ लगा तो नहीं है मेरे चेहरे के ऊपर, ये ऐसे क्यों देख रही है, ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ। लेकिन वहीं पर जापानीज़ कल्चर के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, इवन अमेरिका के अंदर एक, लेकिन सबसे ज़्यादा जापान और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये वाली चीज़ चलती है, अमेरिका के अंदर भी होता है ऐसा, कि वहाँ का कल्चर लोगों को ये सिखाता है कि आपकी तरफ अगर बड़ी देर तक कोई घूरता रहे, 5 सेकंड से ज़्यादा का अगर टाइम हो गया और अगर आपको लग रहा है बार बार कोई देख रहा है, तो अनकंफर्टेबल नहीं होना है वहाँ पर। वहाँ पर ये सिखाया जाता है बच्चों को बचपन से कि स्माइलिंग फेस के साथ जो भी वक्त हो रहा हो उसके अनुसार गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड आफ्टरनून बोल दो, या गुड इवनिंग बोल दो। तो हर एक जगह की अलग अलग नॉर्म है। अब यहाँ पर आप ऐसे स्माइल करके किसी को बोलने लगो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वो करके, यहाँ पर आदमी खुश तो होगा नहीं, पता चला कलेश करके पुलिस और बुला ले कि ये मेरे को जानते भी नहीं, मेरे को छेड़ रहे थे, गुड मॉर्निंग बोल के निकल रहे थे, गुड आफ्टरनून बोल के निकल रहे थे, मैं क्या इनकी बंदी हूँ, मैं क्या इनकी बहन हूँ, मैं क्या इनकी बीवी हूँ जो ऐसे बोल के निकल रहे हैं। यहाँ पर आप ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने का अननोन लोगों से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें नॉर्म्स के दायरे के अंदर दोस्तों ये हमेशा सिखाया जाता है कि जैसे जैसी सोसाइटी होती है, हर एक सोसाइटी के अपने अलग अलग प्रकार के नॉर्म होते हैं। जैसा मैंने आपको एक यूनिक एग्जांपल देकर बताया कि इंसान को ताड़ना भारत के अंदर आपको दंडित कर सकता है ना। आपका हो सकता है कि बदनामी हो जाए, कोई चीखम चिल्ली कर दे आपके खिलाफ, कोई पुलिस बुला ले, लोग आपको मारने लग जाएं किसी एक लड़की के कहने पर। लेकिन जापानीज़ कल्चर के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर लोग आपको स्माइलिंग फेस के साथ खुद से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल देते हैं। ठीक है। अब नॉर्म्स जो हैं, नॉर्म्स मेजरली और मेनली जो है वो फंक्शन करते हैं एक प्रकार से इनफॉर्मल गाइडलाइन की तरह। ये नॉर्म्स कहीं पर क्योंकि लिखे नहीं हुए हैं, ये नॉर्म्स सोसाइटी की प्रैक्टिसेस, और सोसाइटी ने इतने साल से अपने आप को जो मेंटेन करके रखा हुआ है जनरेशन बाय जनरेशन, ये पास्ट से खिंचते चले आते हुए हमारे जीवन में उतरते हैं। तो ये एक प्रकार से इनफॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं, कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ट्रैफिक लाइट में अगर रेड लाइट हो रखी हो तो आपको गाड़ी रोकनी है, ऑरेंज पे रेडी होना है, ग्रीन पे चलना है। वो एक अलग गाइडलाइन है। यहां पर नॉर्म्स के अंदर ये गाइडलाइन फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। आपसे एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की कि आप ऐसा बिहेवियर नहीं करोगे, कुछ कुछ बिहेवियर नहीं करोगे और कुछ कुछ बिहेवियर करोगे। तो ये एक इनफॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर प्रचलन में चली आती हैं, चाल चलन में चली आती हैं ये इनफॉर्मल गाइडलाइंस जनरेशन बाय जनरेशन। और ये इनफॉर्मल गाइडलाइंस सोसाइटी के मेंबर्स को, ग्रुप के मेंबर्स को, कम्युनिटी को गाइड करने का काम करती हैं, क्योंकि है तो गाइडलाइंस भले ही इनफॉर्मल हो, गाइड करने का काम करती हैं, जिससे इंडिविजुअल को ये पता लगता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कि व्हाट इज़ राइट सोशल कंडक्ट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग सोशल कंडक्ट। यानी कि समाज के दायरे के अंदर मैंने या सामने वाले ने क्या गलत करा और क्या सही करा। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था नॉर्म्स के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या थी, दीज आर रिटन या फिर अनरिटन रूल्स। आप समझ गए ना इसको इनफॉर्मल गाइडलाइन क्यों बोला जा रहा है, कि रिटन हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। अगर अनरिटन है तो इनफॉर्मल है, ठीक है, और रिटन है भी तो आगे चलकर वो रिटन फॉर्म में, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट पॉइंट के अंदर कि लॉ, जैसे आप ये वाली लाइन देखो, जब भी हम नॉर्म्स को कह रहे हैं ना कि नॉर्म्स आर रिटन रूल्स, मान लो हम सिर्फ नॉर्म्स को कह रहे हैं कि दीज आर रिटन रूल्स, तो लॉज जो होते हैं ना दे आर अ लेटर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स आगे चलकर किसी समाज में अगर टिके रहते हैं तो वो कानून का रूप ले लेते हैं, और कानून आप जानते हो रिटन फॉर्मेट के अंदर होता है, तब वो जाके नॉर्म्स जब कानून बन जाते हैं तो वो रिटन रूल्स होते हैं। लेकिन अगर वो अनरिटन रूल्स हैं
और ज़्यादातर नॉर्म्स अनरिटन रूल्स ही होते हैं 90% टाइम्स, तो वो इनफॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड, कि वहाँ पर सोसाइटी और कम्युनिटी के मेंबर्स को किस तरीके से चलना है, उनका राइट सोशल कंडक्ट क्या होगा, रॉन्ग सोशल कंडक्ट क्या होगा। तो ये एक प्रकार से सोसाइटी की या कम्युनिटी के मेंबर्स की एक कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन में, दीज आर रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ये एक्सपेक्टेशन जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्म्स की डेफिनेशन में या फिर नॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला डायग्राम मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था। पूरी सोसाइटी जो है वो कलेक्टिवली आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। यहाँ पर आप किसी और से उम्मीदें लगाकर नहीं बैठे हो, पूरी सोसाइटी आपसे उम्मीदें लगाकर बैठी है। जब एक पर्सन की उम्मीद टूटती है किसी और पर्सन को लेकर, तो हमें कितनी सारी ये फीलिंग्स जो हैं, कितनी सारी भावनाएं, इमोशंस जो हैं, ये उत्पन्न होते हैं। सिमिलरली सोसाइटी की अगर आप कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन को तोड़ोगे, तो सोसाइटी की भी तो कुछ ना कुछ जो इमोशंस हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो भी तो आपके खिलाफ जागरूक होंगी कि नहीं होंगी। तो दे आर अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ कम्युनिटीज मेंबर्स फ्रॉम ईच अदर। कि अगर आप सही तरीके से चल रहे हो तो आपकी वाहवाहियाँ होंगी, आपकी तारीफें होंगी। लेकिन अगर आप गलत तरीके से चल रहे हो तो हो सकता है कि आपको किसी न किसी प्रकार की पनिशमेंट का जो है वो सामना करना पड़े। और पनिशमेंट किस किस प्रकार की होती है अगर आप नॉर्म्स का वायलेशन करते हो, अभी हम थोड़ी देर के अंदर समझेंगे। अगला पॉइंट, नॉर्म्स जो हैं, नॉर्म्स क्या काम करते हैं। नॉर्म्स एक प्रकार से सोशल कंट्रोल लाने का काम करते हैं। ठीक है, कि सोसाइटी में मेंबर्स को पता होता है कि इन सारे व्यवहारों का, गलत बर्तावों का हमारे ऊपर दुष्परिणाम निकल सकता है। हमें डांट पड़ सकती है, कोई थप्पड़ भी लगा सकता है, या फिर हमारी रेपुटेशन इससे जा सकती है। तो हमें ऐसा व्यवहार करना ही नहीं है। अब इंडिविजुअल अपने ऊपर जो कंट्रोल लगाएगा, सेल्फ कंट्रोल, तो वो एक अलग चीज़ है। कभी कभार सोसाइटी जो है वही कंट्रोल अगर लगा देती है तो वो नॉर्म्स के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। या फिर आप इसको सोशल प्रेशर भी कह सकते हो, कि इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के अंदर किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यवहार को निकालने के लिए बड़ा कॉशियस वे में चलते हैं। हमें पता होता है कि सोसाइटी में हमें किस तरीके से बैठना है, बोलना है, हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए। क्योंकि सोसाइटी कभी भी हमारा बहिष्कार कर सकती है, हमें डांट पड़ सकती है, हमें दंडित करा जा सकता है उस चीज़ के लिए, उस व्यवहार के लिए हमें लताड़ा जा सकता है। हमारी रेपुटेशन जो है वो गिर सकती है, बात हमारी फैमिली तक आ सकती है, हमारी पेरेंटिंग तक सवाल उठाए जा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्म्स एक प्रकार से सोशल कंट्रोल या सोशल प्रेशर का काम करते हैं, या फिर ये एक प्रकार के सोशल कंट्रोल और सोशल प्रेशर ही है। किसके ऊपर है? एक इंडिविजुअल के ऊपर है। और किस चीज़ के लिए है? ताकि इंडिविजुअल जो है सबसे पहले तो देखो कन्फर्म करे। ये कन्फर्म वर्ड का मतलब होता है, देखो यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, CONFIRM नहीं है, कन्फर्म नहीं है, CONFORM है, कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ के लिए एक ओबीडियंस शो करते हो, आप किसी भी चीज़ को जब ओबे करते हो, किसी भी चीज़ का जब पालन करते हो, उसको कन्फर्म कहते हैं। या फिर इसके लिए जो वर्ड होता है डैट इज, अगर आप ओबे करते हो ना किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं हम लोग कन्फर्म करना या फिर कन्फर्मिटी करना। तो इंडिविजुअल इस सोशल प्रेशर और सोशल कंट्रोल की वजह से ओबे करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। और सभी इंडिविजुअल क्योंकि समाज में फिर नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं, तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी भी हमें दिखाई देती है। एक प्रकार से पूरी की पूरी एक कॉमन पिक्चर दिखाई देती है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इन सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। और इससे हम एक चेक भी रख सकते हैं कि जो जो इंडिविजुअल डेविएंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, डेविएंट बिहेवियर का मतलब ये होता है नॉन कन्फॉर्मिटी वाला बिहेवियर, नॉन कन्फॉर्मिटी वाला बिहेवियर, जहां पर इंडिविजुअल जो है वो पर्टिकुलर नॉर्म्स को डिसओबे करने का काम कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर पनिशमेंट का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्म्स एक्सप्रेस कैसे करे जा सकते हैं? नॉर्म्स समाज के साथ जो समाज की रीति रिवाज परंपराएं होती हैं उनमें छुपे होते हैं। जो पुराने समय से कुछ बातें चली आ रही होती हैं, जो एक पर्टिकुलर समाज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती है कहानियों की फॉर्म में, ठीक है, उसमें नॉर्म्स छुपे हुए हो सकते हैं। या मोर्स की फॉर्म में। मोर्स एक प्रकार से दोस्तों, ये जो मोर्स वर्ड होता है ना,
इसका मतलब भी एक प्रकार से यही होता है कि आप एधरेंस दिखा रहे हो, आप ओबीडियंस दिखा रहे हो टूवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड आप बेसिकली रिस्पेक्टफुल तरीके से कुछ चीज़ों का पालन कर रहे हो। उसको हम मोड्स कहते हैं। आप इसको आसान भाषा में अगर आपको समझना हो तो आप समाज के दायरे के अंदर रहकर जब कुछ परंपराओं को मानते हो, रीति रिवाजों को मानते हो, उसको हम मोड्स कहते हैं। ठीक है। नॉर्म्स का पालन अगर सब लोग करें, इससे सोसाइटी को एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि सोसाइटी में एक ऑर्डर, एक डिसिप्लिन आ जाता है। एग्जाम्पल, शुरू से ही भारत में ट्रेडिशनल सोसाइटी से लेकर आज तक ही यकीन करा जाता है, ये एक नॉर्म माना जाता है कि जो बेटा है ना, उसको अपने फादर के कमांड को ओबे करना चाहिए। अगर पिताजी ने कोई बात कही है तो उसे ओबे करना चाहिए। ठीक है। और ज़िंदगी में सारे वो काम करने चाहिए जिससे वो इंडिविजुअल अपने माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा कर सके, स्पेशली पिताजी की ख्वाहिशों को पूरा कर सके। हमारे एक नॉर्म है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि मम्मी से भले ही ज़ुबान चला ले कोई लड़का या लड़की, बेटा या बेटी, लेकिन पिताजी के सामने चुप रहना चाहिए। पिताजी के सामने अगर हमारी ज़बान चल रही है या उनसे हम मुंह चला रहे हैं तो वो एक बदतमीज़ी का रूप माना जाता है। ठीक है। तो समाज आपको ये कह सकता है कि जिस आदमी को, जिस इंसान को, जिस बेटे को, बेटी को अपने बाप से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो वो फिर कितना ही ज़्यादा बदतमीज़ लड़का या बदतमीज़ लड़की होगी। सोसाइटी अपने आप ही फिर आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपके व्यवहार, आपके रवैये के बारे में एक धारणा ऑटोमेटिकली बना लेती है, जिस प्रकार से आप अपने पिताजी के साथ बिहेव या मिसबिहेव करते हो। अगर हम इन सोशल नॉर्म्स के साथ नॉन कन्फॉर्मिटी दिखाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन कन्फॉर्मिटी का मतलब एक तरीके से आप डिसओबे कर रहे हो अगर नॉर्म्स को, तो इसकी वजह से आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। सोसाइटी आपको पनिशमेंट भी दे सकती है, और ये पनिशमेंट बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती है। लाइक यू मे लुक्ड डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब ये है आपकी इज्जत गिर सकती है समाज के अंदर, या फिर डेरिसिजन। अब डेरिसिजन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको लताड़ा जा सकता है ना। आपको कोई कुछ कह सकता है, मुंह जुबानी डांटना एक प्रकार से, आपको स्कोल्ड करा जा सकता है। ये भी डेरिसिजन जैसे ही वर्ड है। स्कोल्ड करना मतलब बेसिकली थोड़ा सा दंडित कर देना, किसी को दंड देना, या फिर किसी को ये बोला निकलो यहाँ से, बाहर जाओ, तो 10 लोग जैसे सुनते हैं तो आपको एक बदनामी सी जब फील होती है ना, तो वो एक प्रकार की स्कोल्डिंग होती है। बॉयकॉट करना, सामाजिक बहिष्कार आपका करना, या कभी कभार आपके ऊपर एक पेनेंस भी इम्पोज करी जा सकती है। तो सो पेनेंस वर्ड का काफ़ी सारे बच्चे ना ये मतलब समझते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ पेनल्टी। देखो, सोशल नॉर्म्स को तोड़ने की वजह से हो सकता है कि पेनल्टी आए, लेकिन वो कुछ कुछ ही सोसाइटी में होता है। जैसे किसी एक लड़के ने, गांव के एक लड़के लड़की ने आपस की बिरादरी में शादी ना करके भग लिए वो दोनों, और अलग अलग कास्ट से थे, और गांव के लोगों ने उनको पकड़ा। और हरियाणा में एक चीज़ चलती थी जिसके ऊपर यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के अंदर भी क्वेश्चन आया था 2015-16 के आसपास। एक चीज़ चलती थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी का नाम इसे दिया जाता था, हरियाणा के अंदर चलती थी खाप पंचायत। मैंने इसके बारे में बताया था मयूर आपको, है ना, गवर्नेंस की क्लासेस के अंदर। खाप पंचायत का मतलब ये होता है, ये गांव की कोई नॉर्मल पंचायत नहीं है। हरियाणा के कुछ गांव में ये पाया गया था कि लोग जो हैं एक पर्टिकुलर गांव के अपनी खुद की एक जुडिशियल फोर्स बनाकर के हुक्म देकर, किसी को सजाए मौत देकर, खुद ही कोर्ट कचहरी अपनी इनफॉर्मल तरीके से चला रहे हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाते हुए जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ते हैं। और हरियाणा में एक पंचायत चलती थी, खाप पंचायत। आज के समय में ऐसी कोई भी पंचायत को चलाने वाले जो लोग हैं, जो प्रॉपर कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग मिल गए और ये देख रहे हैं कि लड़के लड़की ने भग के शादी तो नहीं कर ली, हमारी लड़की ने किसी और बिरादरी में शादी तो नहीं कर ली, एक हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी तो नहीं कर ली, एक मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के से शादी तो नहीं कर ली, और फिर उनको पकड़कर उनको पेड़ से टंगा देना, पीपल के पेड़ से, ठीक है, और उनका गला घोट देना, उनको जान से मार देना, उनको कोड़े मारना, कपड़े उतार कर पूरे गांव के अंदर चलवाना घुटनों के बल, ऐसी सजाएं देना जो कि कानून खुद भी नहीं देता।
हमारा जुडिशरी खुद भी नहीं देता, बल्कि जुडिशरी तो इनकरेज करता है। जुडिशरी ने तो एडल्ट्री को भी लीगल बोल दिया है कि किसी और की बीवी से अगर मेरे को प्यार हो जाए तो वो मेरे साथ भाग सकती है, मेरे साथ आके रह सकती है। इसमें उसका परिवार, उसका ससुराल, इवन उसका पति भी कुछ भी नहीं कर सकता, उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता है। तो जुडिशरी तो इतनी ज़्यादा मेंटेलिटी वाइज मॉडर्न और ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ चल रही है। तो एक खाप पंचायत कौन होती है? जब सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ बोल दी तो खाप पंचायत की क्या औकात है? और ये वैसे भी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी थी। एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी का मतलब ये होता है जो अपने आप को जुडिशरी समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन कानूनी व्यवस्था से वो बॉडी नहीं बन रखी, ना ही संविधान में उसका जिक्र है। तो इस प्रकार से पेनल्टी कभी कभार लगाई जा सकती है। अगर आप सोशल नॉर्म्स को वायलेट करो तो कभी कभार मौत के घाट भी उतार सकते हैं सोसाइटी के लोग आपको। वो हो सकता है कि वो काम पूरा सोसाइटी के लोग जो करें वो इलीगल तरीके से करें, लेकिन जब तक आप किसी से कंप्लेंट करने के लायक रहोगे तो हो सकता है कि आपका शरीर ही ना बचे आपके पास, है ना। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये जो पेनेंस वर्ड है ना, कई लोग उसको पेनल्टी मानते हैं, लेकिन पेनेंस वर्ड का मतलब ना पेनल्टी नहीं होता एक्चुअली दोस्तों। अगर आप इसके डिक्शनरी मीनिंग को अच्छे से डिटेल तरीके के अंदर जाकर समझोगे तो पेनेंस वर्ड का मतलब होता है पश्चाताप करना। तो इम्पोजिंग पेनेंस का मतलब क्या है? अगर आप सोशल नॉर्म्स को तोड़ते हो ना तो आपको एक पनिशमेंट ये भी मिल सकती है कि सोसाइटी आपके अंदर इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा गिल्ट फील कर दे, गिल्ट भर दे कि जिसकी वजह से आप गिल्टी फील करने लगो और अपने आप को गुनहगार मानने लगो कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने खानदान की इज्जत डुबा दी, मैंने अपने खानदान की नाक कटवा दी। अब एक चीज़ सोच के देखना, जो पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर दिखाई जाती थी, एक लड़की है, वो किसी की प्रेमिका है, छुप छुप कर वो किसी से खेतों में जाकर या बगीचे में जाकर मिल रही है, किसी ने देख लिया और घर पर आकर बता दिया। अब उसके घर पर मातम सा छाया हुआ है, तूने हमारी कलमुही इज्जत डुबा दी, नाक कटवा दी, शादी से पहले ही तू रंगरलियां मना रही है, इधर उधर घूम रही है। ये पुरानी बॉलीवुड की मूवीज के अंदर आपको बहुत सीन्स देखने को मिलेंगे ऐसे, अनगिनत। आप रिलेट कर भी पा रहे होगे अगर आप ओल्ड जनरेशन वाले पर्सन हो जिसने थोड़ा बहुत पुरानी बॉलीवुड मूवीज वगैरह देख रखी हैं। तो ये चीज़ एक कॉमन थीम की तरह दिखती थी। अब एक बात बताओ, उस लड़की ने कुछ गलत तो नहीं करा, वो प्रेग्नेंट होकर तो नहीं आके शादी से पहले, वो सिर्फ मिल ही रही थी किसी से। प्यार तो कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है, वो 10 जगह तो मुंह नहीं मार रही है, लेकिन किसी से मिलने के लिए भी, चाहे वो उसकी कास्ट को चाहे ना हो, लेकिन वो मिली क्यों, वो गई क्यों, क्या ज़रूरत थी उससे खेतों में मिलने की, छुप छुप के कैंटीन में जाकर कॉफ़ी पीने की, तेरे को उस अंकल ने देख लिया, आंटी ने देख लिया, घर आकर आज हमें सुनाया। तो सोसाइटी के लोग कभी कभार ना बाप बनने की कोशिश करते हैं। अब वो लड़की खुद रोए जा रही है, फिर अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही है कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, हमारे रिश्ते की बात जो है वो घर तक पहुंच गई है, समाज में पता लग गया है, मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी कि मैं ऐसे किसी से छुप छुप कर मिलती हूँ, मेरी शादी नहीं हो पाएगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक इंडिविजुअल के अंदर गिल्ट ही तो भर रहे हैं। और ये गिल्ट आया कहाँ से? सोसाइटी के इसी, कहाँ गया ये वर्ड, सोसाइटी के इसी सोशल कंट्रोल और सोशल प्रेशर की वजह से, जो कि नॉर्म्स हैं। तो पेनेंस होता है कि जब सोसाइटी आपके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग, गिल्ट की भावना भर दे, और हाँ, गिल्ट की भावना भरते और आप पश्चाताप करने लगो उसके लिए, ये मेरे से क्या हो गया, ये मेरे से क्या अपराध हो गया, आपसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सोसाइटी ने इतना सोशल प्रेशर बना दिया आपके दिमाग पर कि आपका मानसिक संतुलन हिलने लग जाता है उसकी वजह से। भले ही आप गलत नहीं हो, कोई आपको देखेगा तो हंसेगा और कि भाई तुमने कुछ गलत थोड़ी ना करा इस चीज़ में, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से जो है ये सब आपको झेलना पड़ सकता है। मान लो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। मान लो आप एक गांव से बिलोंग करते हो, ठीक है, बहुत देहाती गांव है आपका, जहाँ पर औरतें घूंघट के पीछे रहती हैं। आपकी मम्मी, आपकी चाची, घर पे जो भी फीमेल हैं वो सारी ऐसी रहती हैं। जैसे तैसे घर वालों ने आपको आगे पढ़ाया लिखाया, आपको शहर भेजा, आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहे, आपने नौकरी करी और अब आप वेल इस्टेब्लिश हो गए हो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपनी ज़मीन से जुड़ना पसंद करता है। मतलब गांव वाँव जाने में आपको कोई शर्म नहीं आती है, लेकिन अब आप अपने घर परिवार के अंदर जो दिशा और दशा है उसको चेंज करना चाहते हो। थोड़ा सा आप अपने घर की फीमेल्स को लिबर्टी देना चाहते हो कि घूंघट के पीछे मेरी मम्मी क्यों रहेंगी, मेरी चाचियाँ क्यों रहेंगी, आपके मन के अंदर ऐसी फीलिंग आती है। तो आप धीरे धीरे करते हुए अपने घर परिवार के अंदर ही सही कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हो जो कि आसपास उस गांव के, मोहल्ले के जो लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं।
और एक दिन आपने ऐसी मज़े मज़े में अपनी बुआ को, जो कि सलवार कमीज़ पहनती थी, अपनी चाची को या अपनी मम्मी को जीन्स पहना दी आपने। और आपके घर पर, क्योंकि आप फॉरेन विदेश से पढ़कर आए थे, आपकी इज्जत बहुत थी, सारे गांव के लोग जानते थे इनका लड़का विदेश गया हुआ पढ़ने वो करके, और आप ये अल्ट्रा मॉडर्निटी का माहौल जो कि आपके गांव में दूर दूर तक कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और आपने ऐसा एक कदम लिया कि आपने अपनी बुआ को, चाची या मम्मी को जीन्स पहना दी, जहाँ पर उस जगह के अंदर, उस गली मोहल्ले के अंदर सब लोग घूंघट के अंदर औरतें रहती थी। अब आपकी मम्मी, चाची या बुआ जिसको भी आपने जीन्स पहनाई, उनका मजाक उड़ने लगा, कुछ लोगों ने देख लिया। और गांव के अंदर लोग क्या होते हैं, बहुत फ्री होते हैं, उनको चुगलियाँ करना, इस घर की बातें उस घर में जाकर बताना, उनके पेट में ना गैस बनती रहती है कि जब तक वो किसी को बक ना दे कुछ बातें, तो वो उनकी जो चुल है वो अंदर से ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि फ्री इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो चीज़ों के बारे में जानता नहीं है, तो फ्री इंसान हमेशा ना दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद करता है। आप कभी भी लाइफ में देखना, जो इंसान वेला है ना, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका लाइफ में कोई गोल नहीं है, वो दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत प्रेफर करता है, क्योंकि उसकी रोटी जो है वो तब तक हजम नहीं होती है जब तक वो किसी का मजाक ना उड़ाते। चाहे खुद वो गमछा पहनकर घूमता हो और 4 दिन से नहाया ना हो। तो अब उसमें क्या हुआ, आपने तो एक अच्छा कदम लिया, आपने तो ये जो कदम लिया अपने घर परिवार तक ही लिया। आप तो गली गली में जीन्स बांट रहे हैं या दूसरों के घर की औरतों को चेंज करने तो नहीं गए। लेकिन मजाक उड़ने के बाद जैसे ही आपकी बुआ, चाची या मम्मी तक ये वाली बात पहुंची, उनको बहुत बुरा लगा, और वो वापस अपने उस पहनावे के अंदर आ गई और आपको समझाने लगी कि बेटा ये सब तुम्हारे शहर में होता होगा, विदेश में होता होगा, हमें यहाँ पर इज्जत के साथ रहने दो, हमें मॉडर्न बनाने की कृपया कोशिश मत करो, बदनामी होगी हमारे घर परिवार की बहुत ज़्यादा। अब क्या आपने या आपकी बुआ, चाची या मम्मी ने कुछ गलत करा क्या? किसी को मारा क्या? किसी की फीलिंग्स को हर्ट करा क्या? नहीं ना। लेकिन करा क्या, गलती क्या हो गई? सोसाइटी का ईगो हर्ट कर दिया, सोसाइटी में वो काम कर दिया जो सोसाइटी अभी तक एक्सपेक्ट नहीं करती थी या मंजूरी नहीं देती थी जिस चीज़ की। ऐसे कभी कभार नॉर्म्स इंडिविजुअल के ऊपर, एक पर्सनलाइज इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर हावी हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे चलकर बहुत बार, सारे कानून तो नहीं, इस चीज़ को ना एक यूनिवर्सल लाइन मत मान लेना कि हमेशा हर एक कानून जो होते हैं वो नॉर्म्स जब टिके रहते हैं सोसाइटी के अंदर, आगे जाके सारे नॉर्म्स कानून बन जाते हैं। नहीं, यहाँ पर राइटर को बल्कि ऐसा लिखना चाहिए था, समटाइम्स कुछ जो नॉर्म्स होते हैं आगे चलकर, समटाइम्स सम नॉर्म्स गेट इवॉल्व इनटू लॉज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत के अंदर जो ये सरोगेसी का जो कानून है, ये आप सिर्फ और सिर्फ फिलेंथ्रोफिक, यानी कि एक तरीके से जहां पर कोई मनी की बात नहीं होती है, ये सिर्फ आप उस पर्सपेक्टिव से कर सकते हो जहां पर मनी की बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं होती है, पैसों की बात नहीं होती है। आप सरोगेसी जो है उस वे में इनिशिएट करवा सकते हो या किसी की मदद कर सकते हो। पैसा कमाने का जरिया नहीं है भारत में सरोगेसी, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ मेल नहीं खाता, इसलिए भारत की सरकार ने इसके ऊपर कड़े से कड़ा कानून बनाया। कुछ लोग क्योंकि उसका बहिष्कार करने लग गए थे। तो लॉज जो हैं दे आर लेटर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नॉर्म्स, जहां पर सोसाइटी जो है वो ये जो एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है ना, यानी कि जो नॉर्म्स, अगर हम एक शब्द के अंदर कहें, जब कुछ नॉर्म्स को सोसाइटी कोडिफाई कर देती है कि हाँ ये चीज़ तो सबको माननी ही चाहिए, ये चीज़ तो पूरी की पूरी तरीके से गलत है, या ये चीज़ पूरी की पूरी तरीके से सही है। जब सोसाइटी के अंदर सभी लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जनरेशन बाय जनरेशन कुछ चीज़ों को मानने लग जाते हैं, उसको कोडिफाई करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो नॉर्म्स आगे चलकर कानून का रूप ले लेते हैं। अब जो लोग डेविएट करते हैं नॉर्म से, यानी कि जब वो नॉर्म्स कानून बन गए हैं और फिर उसके बाद अपना डेविएंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, नॉन कन्फॉर्मिटी वाला बिहेवियर शो कर रहे हैं, डिसओबे कर रहे हैं, तो उनको कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और फिर जो पनिशमेंट है उनकी, वो पनिशमेंट फिर ऐसी नहीं होगी कि उनकी इज्जत जा रही है, उनका बहिष्कार करा जा रहा है, उनको दंडित करा जा रहा है, उनको लताड़ा जा रहा है, उनका सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, या उनके अंदर गिल्ट की भावना भरवाई जा रही है, उनसे पश्चाताप करवाया जा रहा है। फिर वो कानून जो सज़ाएं उनको देगा, वो सज़ाएं कानूनी सज़ाएं होंगी, जो कि एक नॉर्मल सज़ा जिसको हम कहते हैं कि जेल टर्म भी हो सकती है एक इंडिविजुअल को।
ठीक है। तो नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीव्स के अंदर लिंक क्या है या फिर डिफरेंस क्या है, राइटर यहां पर आपको ये बता रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक इंडिविजुअल के लिए, अगर आप सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करो, नॉर्म्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल तरीके से इंपोज करे जाते हैं। मतलब ये टॉपिक ना आपको नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीव्स में एक लिंक समझाने की कोशिश कर रहा है। तो राइटर यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि नॉर्म्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, मतलब आपके बाहर से आए होते हैं नॉर्म्स जो आप पे थोपे जा रहे हैं। आपको उनके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने बिहेवियर को, आपको कन्फॉर्मिटी शो करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता है या फिर वेरियस अदर फॉर्म्स की पनिशमेंट, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो मिल सकती है आपको। नॉर्म्स एक्सटर्नल तरीके से इम्पोज करे जाते हैं, वेरेस जो एक इंडिविजुअल की बिलीव्स या जो वैल्यूज एक पर्सन होल्ड करता है या होल्ड करती है वो इंटरनल होते हैं। आप पर्सनली जिस चीज़ों को मानते हो वो आपकी बिलीव्स हैं। आप जिन वैल्यूज़ को इज्जत देना चाहते हो या प्राइमरी इंपॉर्टेंस पर मानते हो वो आपकी पर्सनलाइज थिंकिंग है, वो एक्सटर्नल नहीं है, वो आपके अंदर से, आपकी साइकोलॉजी से उत्पन्न होती है, आपके मानसिकता से उत्पन्न होती है। वो नॉर्म्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होती हैं कि आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, वेदर योर बिहेवियर इज़ गुड और बैड, या सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को अगर आपको जज करना है गुड और बैड, तो स्पेसिफिक गाइडलाइन है उसके लिए नॉर्म्स। जबकि जो वैल्यूज़ हैं वो आपको गाइडेंस तो देती हैं। नॉर्म्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस थी, लेकिन वैल्यूज़ एक प्रकार से आपको एक इनडायरेक्ट गाइडेंस देने का काम करती है, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट गाइडेंस देने का काम करती है, बिकॉज देयर आर ऑल्सो सम गुड वैल्यूज़, और उसको आप डिफ्रेंशिएट तभी कर पाओगे उन गुड वैल्यूज़ को जब आपको पता लगते हैं देयर आर सम बैड वैल्यूज़ ऑल्सो, जिनके बारे में हमने कल बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको नॉर्म्स के बारे में भी A to Z सब बता दिया। अभी तक मैंने आपको यही बताया था जब तक हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था आज की क्लास में। तो छोटी सी बात जब भी नॉर्म्स के बारे में आती थी मैं आपको हमेशा ये बताता था कि नॉर्म्स आर रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। आज हमने इस एक्सपेक्टेशन वाले पॉइंट पे और रिटन और अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले पॉइंट पर काफ़ी डिटेल्ड मैनर के अंदर काफ़ी डिटेल्ड आस्पेक्ट जाने इसके साथ ही नॉर्म्स के बारे में A to Z जितनी भी डिस्कशन हमारी बन सकती थी वो हमने वाइंड अप करी। इसको हमेशा याद रखना आप लोग। आगे चलकर ये केस स्टडी जब आप सॉल्व करोगे एथिक्स के पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए, तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।